हेलो दोस्तों, आज रिवीजन करते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के रिवीजन में। ये बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है, वो थोड़ा लंबा है तो इसको कई क्लासों में रिवीजन करेंगे। पहला रिवीजन शुरू करते हैं इसमें पश्चिम घाट में जो जैव विविधता उसके बारे में कि पश्चिम घाट क्या है। परिचय। तो पश्चिम घाट भारत के पश्चिम तट का महत्वपूर्ण पर्वतीय श्रृंखला है जो जैव विविधता से समृद्ध है। ये एक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है और कई अंतःस्थलीय प्रजातियों के घर है, यानी यहाँ कई प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिम घाट क्या है? पश्चिम घाट भारत के पश्चिम तट के समानांतर पर्वतों की श्रृंखला है। वे प्राचीन पर्वत जो गोंडवाना महाद्वीप के तोड़ने के दौरान, जो गोंडवाना महाद्वीप था उसके टूटने के दौरान लगभग 1500 मिलियन वर्ष पहले बने थे। तो ये पश्चिम घाट है। और पश्चिम घाट दुनिया के 10 सबसे संकटपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी दुनिया के जो 10 सबसे संकटपूर्ण और जैव विविधता वाले बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, वहाँ हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता है। पश्चिम घाट कहाँ स्थित है? तो पश्चिम घाट गुजरात राज्य से लेकर केरल राज्य तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, यानी गुजरात से लेकर यहाँ तक फैले हुए हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। क्षेत्रफल इनका कितना है? तो पश्चिम घाट 1,64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए, क्षेत्रफल को कवर करते हैं। 1,64,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पाए जाते हैं। देखो यहाँ गुजरात है, मुंबई है इसी के अंतर्गत, और ये पूरा क्षेत्र है, कर्नाटक वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु, केरल वाला पूरा क्षेत्र, इस तरह से इस क्षेत्र में दिखाया गया है जैव विविधता पाई जाती है। ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो वेस्टर्न घाट विश्व के किसी अन्य स्थल पर न मिलने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीवों के निवास स्थान है, यानी और जगह पर ऐसी प्रजातियां नहीं मिलती, इसलिए महत्वपूर्ण है। वे क्षेत्र पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्र के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ जलवायु जो बारिश होती है, मतलब मानसून की पहली बारिश, तो मानसून के जल को संचय करते, तो जल संचय क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। घाट भारतीय मानसून मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो इस क्षेत्र की उष्णकटिबंधीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी मौसम को प्रभावित करते हैं। ये दक्षिण पश्चिम से आने वाली भारी मानसूनी हवाओं के लिए एक बाधा के रूप में काम करते हैं, यानी जो हवाएं आती हैं तो बाधा के रूप में काम करते हैं, पर्वत से टकराती हैं हवाएं और बारिश करती हैं तो बाधा के रूप में काम करते हैं। घाट जो हैं जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाले करोड़ों लोगों के जीवन का समर्थन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जलवायु परिवर्तन के और प्राकृतिक संसाधनों के करोड़ों लोगों की जीविका का समर्थन करते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। विश्व धरोहर स्थल की सूची में 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट को असाधारण जैव विविधता के कारण अंतः स्थल के रूप में जैव विविधता धरोहर के रूप में से नामित कर दिया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया 2012 में ही यूनेस्को ने। फिर वनस्पतियाँ और वन कैसे हैं? तो वेस्टर्न घाट में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, नम पर्णपाती वन, शोला कहलाने वाले अद्वितीय घास के मैदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ, मतलब ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्रफल में 7500 से अधिक फूलों की प्रजातियाँ हैं जो अंतः स्थायी प्रजातियाँ, यानी सिर्फ यहीं बस पाई जाती हैं, इसी स्थल में पाई जाती हैं। तो वनस्पतियाँ और वन हैं। पश्चिम घाट में मौजूद जंगली जानवर, तो पश्चिम घाट भारतीय हाथी, बाघ, लायन टेड मकॉक, भारतीय बाइसन
और कई जानवरों की विविधता के स्थल हैं। जंगली जानवर पाए जाते हैं। फिर पक्षियों में इस क्षेत्र में अनेक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मालाबार, ग्रेट हॉर्नबिल और नीलगिरी का जो फ्लाई कैचर जैसी अंतःस्थलीय यानी यहीं पाई जाने वाली अंतरस्थलीय प्रजातियां शामिल है। तो वेस्टर्न घाट में जंगली जानवर पाए जाते हैं और वनस्पतियां पाई जाती हैं, यानी 7,500 तो फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें वनस्पतियों की विविधता बहुत है और जंगली जानवरों की विविधता बहुत है। इसलिए ये क्षेत्र की प्रतीकात्मक और अंतःस्थलीय प्रजातियां हैं, जैसे कि प्रतीकात्मक प्रजातियों में जो भारतीय हाथी यानी एलेफोर्स मैक्सिकस इंडिकस, बंगाल बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। तो भारतीय हाथी और बंगाल बाघ तो अंतःस्थलीय प्रजातियां यानी उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अंतःस्थलीय प्रजातियां यानी नीलगिरी टहर और मालाबार सीवेज तो प्रतीकात्मक प्रजातियां पाई जाती हैं और अंतःस्थलीय प्रजातियां नीलगिरी टहर और मालाबार सीवेड पाई जाती हैं। पश्चिम घाट में मुख्य राष्ट्रीय उद्यान यानी यहाँ राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं पश्चिम घाट में? तो राष्ट्रीय उद्यान में पेरी राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो पेरियार, साइलेंट वैली और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम घाट में पाए जाते हैं। फिर जीव संरक्षण क्षेत्र यानी नीलगिरी जीव संरक्षण क्षेत्र है, अगस्त्यमालाई जीव संरक्षण क्षेत्र है और शेषाचलम जीव संरक्षण क्षेत्र है। तो जीव संरक्षण क्षेत्र के रूप में जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं तो नीलगिरी है, अगस्त्यमालाई जीव संरक्षण क्षेत्र और शेषाचलम जीव संरक्षण क्षेत्र है। फिर पश्चिम घाट में बाघ और हाथी की आबादी कितनी कैसी है? तो पश्चिम घाट में लगभग 2000 बंगाल बाघ रहते हैं, जिन्हें भारत में सबसे महत्वपूर्ण बाघ आबादी क्षेत्रों में से एक है। तो 2000 तक बंगाल बाघ रहते हैं। फिर लगभग 11,000 भारतीय हाथियों का भी समर्थन करता है। ये क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और तो बंगाल बाघ 2000 और भारतीय हाथी 11,000 तक पाए जाते हैं। बाघ हाथी की आबादी अच्छी खासी पाई जाती है ना। यहाँ वेस्टर्न घाट के समक्ष खतरे, अब खतरे क्या हैं? तो शहरीकरण हो रहा है, कृषि और बुनियादी विकास के कारण वनों की कटाई हो रही है। तो शहरीकरण हो रहा है, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, तो इससे वनों की कटाई और वन जीवों के जो आवास हैं उनकी हानि हो रही है। फिर उद्योग, कृषि, अफवाह से प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों से प्रदूषण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इनकी जैव विविधता को प्रभाव पहुंचता है, जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा है। फिर शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार मुख्य कारण रहा है इनके खतरे में। तो शिकार लोग करते हैं और व्यापार करते हैं। हमें वेस्टर्न घाट की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए? तो क्षेत्र के अद्वितीय इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अद्वितीय जैव विविधता स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए, यानी अद्वितीय जैव विविधता है स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनकी करनी चाहिए। फिर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और करोड़ों लोगों के जीविका का समर्थन करने के लिए, यानी पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए और करोड़ों लोगों की जीविका को समर्थन प्रदान करने के लिए जो क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करें, यानी जनजाति टाइप के जो लोग हैं या फिर ऐसे जो पारिस्थितिक तंत्र पर ही निर्भर करते तो उनके लिए करना चाहिए। फिर महत्वपूर्ण जल संचय क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शहर से नदी और शहरों को पानी प्रदान करते हैं, जैसे नदियां हैं जो नदियां शहरों को पानी प्रदान करती हैं तो उनके संरक्षण के लिए करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और कार्बन सिंक की भूमिका को बनाए रखने के लिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। तो पहली बात अद्वितीय जैव विविधता स्थल है, फिर पारिस्थितिक संतुलन में करोड़ों लोगों की आजीविका के लिए, फिर जल संचय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए, और जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो उसको जो पेड़ पौधे हैं सिंक की भूमिका निभाते हैं, यानी उसको अवशोषित कर लेते हैं, उसको बनाए रखने के लिए हमें करना चाहिए। फिर है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति आई
मतलब उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। तो गाडगिल समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर पश्चिम घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP के रूप में जाना जाता है, की स्थापना 2010 में भारतीय पर्यावरण एवं वन द्वारा की गई थी। तो गाडगिल समिति की स्थापना भारतीय पर्यावरण वन मंत्रालय जो है उसके द्वारा की गई थी 2010 में। इस पैनल का नेतृत्व प्रख्यात पारिस्थितिकीविद डॉक्टर माधव गाडगिल ने किया। तो इसका माधव गाडगिल ने किया, इसलिए गाडगिल समिति बोलते हैं, का गठन किया। इसका उद्देश्य था इस समिति का उद्देश्य पश्चिम घाट की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन करना, कि पश्चिम घाटों की विविधता कैसी है, उसके संरक्षण और सतत विकास के प्रबंधन के लिए सिफारिश प्रदान करना, कि किस तरह से उसका सतत विकास होगा और प्रबंधन किया जाएगा। तो संरक्षण, सतत विकास और सिफारिश प्रदान करने के लिए किया गया। मुख्य सिफारिशें इसकी थी, पूरे पश्चिम घाट को रूप से संवेदनशील क्षेत्र किया जाना चाहिए। पूरे पश्चिम घाट को उन्होंने कहा, जो सिफारिश दी तो कहा पूरे पश्चिम घाट को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। पश्चिम घाट को उनकी पारिस्थितिकी संवेदनशीलता के आधार पर 3 जोन यानी संवेदनशील 1, 2 और 3 में विभाजित किया जाना चाहिए, यानी ESZ 1 में सबसे संवेदनशील माना जाना चाहिए होते, मतलब उसको पहले तो पूरे को सबको संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दो, फिर उसे 1, 2 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बांट दिया जाए और फर्स्ट सबसे संवेदनशील हो। सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में नया खनन, यानी जो सबसे संवेदनशील है उसमें नया खनन, बांध बनाना या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और फिर इन क्षेत्रों में मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए, यानी जो प्रदूषण उद्योग फैला रहे हैं उनको एक निश्चित सीमा के अंदर समाप्त कर दिया जाए और नए जो प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग हैं या बांध है जो भी है नया खनन, उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए और जो पहले से चल रहे हैं उनको समाप्त कर देना चाहिए। पश्चिम घाट के विकास के संरक्षण से संबंधित निर्णय लेने में स्थानीय लोग हैं उनकी भूमिका को इनको शामिल किया जाना चाहिए, उनकी भी राय ली जानी चाहिए स्थानीय लोगों की। पश्चिम घाट प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, प्रबंधन कार्यक्रम या प्राधिकरण स्थापित किए जाने चाहिए। अब इसकी आलोचनाएं हुई, जैसे आलोचनाएं में गाडगिल समिति की रिपोर्ट को विभिन्न हितधारकों, जिनका हित था उस पश्चिम घाट में, तो विभिन्न हितधारकों ने राज्य सरकारों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मतलब राज्य सरकारें जो थी उनका भी विरोध का सामना करना पड़ा इसको, क्योंकि इससे बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक माना गया और यह क्षेत्र में आर्थिक विकास को बाधा बन सकती थी। तो आर्थिक विकास में बाधा बन सकती थी, इसलिए राज्य सरकार ने इसका विरोध किया और बाकी हितधारकों ने भी इसका विरोध किया। तो उसके विरोध के बाद कस्तूरी रंगन समिति बनी, इसका गठन हुआ। कस्तूरी रंगन समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर उच्च स्तरीय कार्य समूह HLWG के रूप में जाना जाता है, का गठन 2012 में, वो 2010 में आई थी, 2012 में आई। गाडगिल समिति की आलोचनाओं के आलोक में भारतीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा किया गया था इसका मतलब गठन जो है, तो पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा गाडगिल समिति की जो बनाई गई थी उसकी आलोचनाएं हुई, तो उसके बाद कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई। पैनल का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया। तो इसरो के पहले के पूर्व प्रमुख कस्तूरी रंगन जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की, यानी इसका नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य, समिति का उद्देश्य था कि गाडगिल समिति की रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसकी समीक्षा करना और पश्चिम घाट के विकास और पर्यावरण की संरक्षण के बीच संतुलन बनाना, यानी उसका विकास भी हो और संरक्षण भी बना रहे, तो संतुलित बनाते हुए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इन्होंने फिर अपनी सिफारिश दी। पूरे पश्चिम घाट को संवेदनशील घोषित करने की बजाय, यानी ESA घोषित करने के बजाय केवल 37% क्षेत्र यानी 60,000 वर्ग किलोमीटर को मतलब उन्होंने कहा वर्गीकृत किया कि पूरे पश्चिम घाट की बजाय केवल 37% क्षेत्र यानी इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए।
संवेदनशील क्षेत्रों में 2 श्रेणियों में सीमांकित किया जाना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य यानी बहुत सीमित विकास के साथ और सांस्कृतिक परिदृश्य यानी विनियमित विकास के साथ, यानी जिस उद्योग का विनिमय किया जा सके तो विनिमय करने के विकास के साथ उनको 2 श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए, प्राकृतिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में। फिर संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, उत्खनन, बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। वहाँ खनन, उत्खनन और बालू खनन नहीं होना चाहिए। फिर चिन्हित जो संकटग्रस्त क्षेत्र में संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण, खनन और औद्योगिक गतिविधियां जो है विकास जैसी गतिविधियों पर सख्त नियमन किया जाए, उनका सरकार के द्वारा नियमन किया जाए। सरकार के निर्देश से काम करें, वो किस तरह से करना है तो सख्त नियम के अनुसार वो काम कर सकती हैं। निर्माण, खनन और औद्योगिक गतिविधियों का सख्त नियमन किया जाए और बालू उत्खनन पर तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। क्षेत्र में इको टूरिज्म और सतत कृषि को प्रोत्साहित करना। इको टूरिज्म यानी वो पर्यटन के रूप में सतत विकास और कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसकी आलोचनाएं भी हुई। कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट की गाडगिल समिति की सिफारिशों की कमजोर करने और परिस्थिति के मतलब उन्होंने जो आलोचनाएं आलोचकों ने की, उन्होंने कहा कि गाडगिल समिति जो है उसकी सिफारिशों को इसने कमजोर कर दिया है और संवेदनशील क्षेत्र में अधिक विकास गतिविधियों की अनुमति देने के लिए इसकी आलोचनाएं हुई। आलोचना की गई कि कुछ पर्यावरणवादियों ने संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन के लिए उपयोग की जाने वाले उपग्रह डेटा सटीकता के बारे में चिंता जताई कि जो उपग्रह के डेटा हैं वो गलत हैं या सटीक नहीं है, इस पर चिंता जताई, तो इनकी भी आलोचना हो गई। फिर 2022 का अपडेट है कि 2022 में तो मतलब क्या हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में परिस्थिति के रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर केंद्रित 2 समितियों के खिलाफ एक कानूनी मामले को खारिज कर दिया। यानी 2 समितियां थी जिन्होंने पश्चिम घाट की जो संवेदनशील क्षेत्र है उन पर, दोनों समितियां गाडगिल समिति और रंगन समिति है, दोनों के खिलाफ एक कानूनी मामला लाए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया, उसे नहीं चलाया। संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव, उसमें क्या कहा था तो उसमें बताया कि राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्यावरणीय मंत्रालय द्वारा नामित विशेष क्षेत्र है। मतलब ये क्या है तो उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के आसपास का पर्यावरण के संबंधित संवेदनशील क्षेत्र है और कानूनी मामलों का उद्देश्य जो है गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को रोकना था। यानी जो मामला लाया गया था वो दोनों समितियों की सिफारिशों के क्रियान्वयन हो रहा है तो उसको रोकना था और एक संवेदनशील क्षेत्र है। न्यायपालिका ने यानी याचिकाओं ने न्यायालय से कहा कि 2018 की अधिसूचना को अमान्य घोषित कर दें। यानी 2018 की जो अधिसूचना दी गई थी उसको अमान्य घोषित कर दिया जाए। और उन्होंने कहा कि तर्क देते हुए कहा कि पश्चिम घाट विशेष रूप से केरल के नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं। याचिका ने न्यायालय से केरल के विशेषज्ञ समिति 2014 की रिपोर्ट का पालन करने का आग्रह किया कि पर्यावरण की दृष्टि से कमजोर भूमि नियमों को बदलाव और सुझाव दिया गया था। याचिकाओं ने जो दिया कि केरल के नागरिक के जीवन का उल्लंघन, पहले उन्होंने हवाला दिया, फिर उन्होंने कहा 2014 की रिपोर्ट का पालन करना चाहिए, जो कमजोर भूमि नियमों का सुझाव उन्होंने दिया। फिर उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए मामले को खारिज कर दिया कि जुलाई 2022 में नई ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई थी। यानी जो 18 की है यदि उसे नहीं भी मानते हैं 2014 की मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2022 में नई ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है जो उठाई गई चिंताओं का समाधान किया गया है। ये नई अधिसूचना संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, थर्मल पावर प्लांट, प्रदूषणकारी
उद्योगों जैसे हानिकारक गतिविधियों को प्रतिबंधित करती है। इसलिए 2022 की जो ड्राफ्ट है उसमें समाधान कर दिया गया है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया गया। वेस्टर्न घाट की सुरक्षा के लिए किए गए कदम। अन्य कदम में क्या है, तो वेस्टर्न घाट की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे संरक्षण नीतियों और कानूनों को लागू किया गया और नियम है। फिर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना है। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में गणना करके क्षेत्र संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने का, तो यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षण दिया जाता है। फिर सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग के माध्यम से संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना का प्रयास है। शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई, जैसे कि पहरे की बढ़ोतरी, अपराधियों के लिए कठोर दंड, तो शिकार अवैध व्यापार के लिए कठोर दंड दिए जाएं, तो इस तरह के उपाय अपनाएंगे। संरक्षण प्रयासों के लिए राजस्व उत्पन्न करने, जो संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए एक राजस्व उत्पन्न हो, इसलिए जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना, तो पर्यटन के लिए उससे जागरूकता बढ़ेगी और राजस्व भी एकत्र होगा जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। है वेस्टर्न घाट के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने और संरक्षण रणनीतियों के लिए अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम किया गया है। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाए और अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम किया जाए। वनों की कटाई और आवासीय क्षेत्रों की हानि का मुकाबला करने के लिए वृक्षारोपण और आवासीय क्षेत्र का पुनर्वास परियोजनाएं चलाई जाएं। फिर स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया, यानी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करने के लिए शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाए। थैंक यू दोस्तों, आज का ये रिवीजन सही है। आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।